और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे जो आज शाम 5 बजे एनडीए की बैठक आयोजित की जानी है। तो वहीं आपको बता दें कि अशोका होटल में होगी एनडीए की बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी। ओपी राजभर बैठक में होंगे शामिल। तो दिल्ली पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। गठबंधन के ऐलान के बाद राजभर को बैठक का न्योता दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आज शाम 5 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जहां पर एनडीए में शामिल सभी दल बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जहां बीते दिन विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आया, तो वहीं आज एनडीए की भी महत्वपूर्ण बैठक होनी। और ऐसे में बीते दिनों एनडीए में शामिल हुए ओपी राजभर भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओपी राजभर को गठबंधन में शामिल होने के बाद बैठक का न्योता दिया था। देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है। विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले, कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में हमारी दाल गलने वाली नहीं है। जो विपक्षी एकता बन रही है, इसमें दुल्हा कौन है ये आज तक तय नहीं हो पाया है। क्या वजह है कि लोग अखिलेश यादव से अलग हो रहे हैं समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव के अंदर पिछड़े, अतिदलित और अल्पसंख्यक जो पीडीए की बात वो कर रहे हैं। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आज शाम को एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आएगी। करीब 38 दल जो है इस बैठक में शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। और अगर बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष की बैठक देखने को मिलती है नजर आ रही, जिसमें 26 दल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, उसके जवाब देने के तौर पर ये बैठक कहीं ना कहीं जो है मानी जा रही है। और सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनके संदर्भ में तैयारियां जो है वो तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की पार्टियों की बात करें। बीजेपी एक बड़ा टारगेट जो है लेकर चलती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी खासतौर पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। जो दल बीजेपी से पिछले दिनों अलग होते हुए भी जो है नजर आए थे, उनको भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने का जो काम है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है किया था, जिसमें हमने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जो कि यूपी से संदर्भ रखते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वो जो है संरक्षक है, उनको कहीं ना कहीं साथ जोड़ने का काम जो है किया था। हमने देखा कि उनकी किस तरीके की बयानबाजी पिछले दिनों देखने को मिलती हुई नजर आई थी। वो केंद्र सरकार पर या फिर कहीं की बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप ये लगाते हुए नजर आते थे कि कहीं ना कहीं अनदेखी जो है उनके समाज की होती हुई नजर आती है। लेकिन उनकी मुलाकात जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से होती हुई नजर आती है, और उसके बाद वो आज की बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से संजय निषाद पार्टी की बात करें तो वो आज जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, वहां पर आज जो है एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर अगर कहें कि यूपी अगर जीतने की कोशिश होती हुई नजर आती है, और यूपी में अगर सारी सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आती है, तो एक बड़ी जीत की और भारतीय जनता पार्टी अग्रसर होती हुई नजर आती है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां पिछले दिनों छोड़कर जाती हुई नजर आई थी, उनको भी साथ लेने का काम जो है वो करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और करीब 38 दल जो है ये माना जा रहा है कि आज की जो एनडीए की बैठक है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट, एक तरफ जहां बीते दिनों विपक्ष एकजुट हुआ, विपक्ष एक साथ बैठक करता हुआ नजर आया, आज भी उनकी बैठक होनी है। दूसरी तरफ एनडीए की बैठक की जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर अब पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी दल अब एकजुट होते, कहीं ना कहीं जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है तो जो एनडीए के दल है वो भी बैठक कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां ये तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन खास तौर पर बात करें विपक्ष की, विपक्ष जो महागठबंधन बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कई बड़ी चुनौतियां जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। चुनौतियां इस संदर्भ में है क्योंकि कई राज्यों में जो पार्टियां एक साथ बैठक कर रही है वो टकराव की स्थिति में। मसलन दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी टकराव की स्थिति में है, पंजाब में भी यही स्थिति है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी जो है टकराव की स्थिति में देखने को मिलती नजर आती है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इन राज्यों में किस तरीके से निकलकर सामने आ सकता है, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है इन पार्टियों के सामने रहेगी।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है उसको लेकर किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आएंगी, विचारधारा जो है किस तरीके से जो है एक साथ आती हुई नजर आएगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या वो वाकई महागठबंधन बना पाती हैं या फिर इनमें से जो पार्टियां वो अलग भी होती हुई नजर आएंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरीके से अपना कुनबा समेटने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये बता देता है कि किस तरीके से दोनों ही चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उनके लिए जो लोकसभा चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बड़ी खबर, लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी एसएसएससी से चयनित एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से एएनएम वर्कर्स को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, कार्यक्रम का आयोजन होना है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अधीनस्थ सेवा द्वारा चयनित 1573 एएनएम्स को आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सामने वो खुद तमाम जो एएनएम कार्यकर्ती हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वेंकटेश्वर शरण सिंह जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूरा अगर देखा जाए कि जिस तरीके से एएनएम्स का जो काम होता है वो टीकाकरण में विशेष महत्व उनका होता है, विशेष योगदान होता है। और जो प्रसूता है वो गर्भवती से लगा के प्रजनन तक बच्चे के तब तक उसके एक अहम भूमिका रहती है। हर टीके का ध्यान रखना समय समय पर, ये सब कहीं न कहीं एएनएम्स की जिम्मेदारियां होती हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के पहले जब वैक्सीन की जब बात आई थी तो तमाम जो टीकाकरण का जो अभियान चलता था उसमें तमाम एएनएम्स की कमी थी, इसको लेकर तमाम और लोगों की सहायता लेनी पड़ी थी। अब कहीं न कहीं 1573, हालांकि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं कहा जा सकता क्योंकि 25 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में कहीं न कहीं थोड़ा राहत की सांस स्वास्थ्य विभाग को जरूर मिलेगी जब 1573 एएनएम जिलों में तैनात होगी और टीकाकरण अभियान से लगाकर स्वास्थ्य विभाग में तमाम जरूरतों को पूरा करेंगी। तो कुल मिला के आज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग द्वारा चयनित 1573 एएनएम का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे योगी पहले की सरकार हो या फिर दूसरी सरकार में नियुक्ति पत्र वितरण में खुद वो शामिल होते हैं और उस अभ्यर्थियों से बात भी करते हैं कि किसी भर्ती प्रक्रिया में तो किसी प्रकार के घोटाला तो नहीं हुआ है या कोई बिचौलिया तो नहीं पैसा लेके उसमें भर्ती कराया है। तो ये सब चीजें कुल मिला के कमपेश पूरे भर्ती की बात की जाए तो पारदर्शी चयन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आज शामिल होंगे और पिछले जो भर्ती चयन प्रक्रिया हुई हैं या फिर जो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं उनमें जी जाया करती थी, कोर्ट के असर में लटक जाया करती थी, इस सरकार में लटक जाया करती थी। इस सरकार में करीब 6 लाख से ज्यादा, 6 साल में 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां लोगों को दी जा चुकी है, वो किसी और नियुक्ति पत्र वितरण किए जा चुके हैं। आज जो स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा योगदान है, स्वास्थ्य विभाग के जो एएनएम्स हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। हालांकि तमाम स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लोक भवन में पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नियुक्ति पत्र देने के लिए स्वयं हर बार पहुंचते हैं, इस बार उनके साथ कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा? देखिए, इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, स्वास्थ्य चिकित्सा
स्वास्थ्य दोनों विभाग उनके पास है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। मयंकेश्वर शरण सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसर वहां पर मौजूद रहेंगे और संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह समेत तमाम अफसर वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर हालांकि तमाम स्वास्थ्य एएनएम्स जिनको नियुक्ति पत्र वितरण होना है वहां पर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही उनको 10-9 बजे से बुलाया गया था, क्योंकि पहले वहां पर ऑडिटोरियम हॉल है, वहां पर पहुंचेंगी, वहां पर सीक्वेंस के साथ उनको बैठाया जाएगा और एक पूरे विस्तार के साथ में वहां पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कहा जा सकता है, क्योंकि 1573 जो एएनएम्स हैं उनके परिवार में जुड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से मजबूत। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज एएनएम वर्कर्स को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, तो अमेठी दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां भवानीगढ़ गांव पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, तो अमृत सरोवर का करेंगी भूमि पूजन। ये बड़ी खबर। लॉन मेला कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगी। लाभार्थियों को भी वो चेक वितरित करेंगी, मछुआरा किट भी वितरित किए जाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो युवाओं को खेल प्रोत्साहन सामग्री भी देंगी। तो बीजेपी यूथ अध्यक्ष सम्मेलन में वो शिरकत भी करेंगी, यानी कि कुल मिलाकर अमेठी दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। तो साथ ही वो जवाहर नवोदय विद्यालय भी पहुंचेंगी और युवाओं को खेल प्रोत्साहन सामग्री देंगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीमा हैदर का सच जानने के लिए एटीएस ने उससे लंबी पूछताछ की है। इस दौरान एटीएस को सीमा हैदर के पाकिस्तानी एजेंट होने का संदेह लग रहा है। एटीएस के नोएडा यूनिट के अधिकारियों ने सीमा के साथ उसके पति सचिन मीणा से भी सवाल जवाब किए। सूत्रों का कहना है कि अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भी सीमा से पूछताछ की है। सीमा से उसके परिवार जन और करीबियों का ब्यौरा लिया गया है और उसके बैंक खातों और पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी जुटाई गई है। तो नेपाल के रास्ते जो भारत आई थी, तो क्या बॉर्डर पर किसी ने रोका नहीं? एटीएस ने कई सवाल किए हैं। किस जिले में एंट्री की थी भारत में, ये भी सवाल एटीएस द्वारा सीमा हैदर से किया गया है। पाकिस्तान में कहां पर जमीन थी जो बेची थी और फिर पैसे लिए थे? गेम जो खेल रही थी उसका यूजर और पासवर्ड क्या था? भारत आने में किससे मदद ली थी? ये तमाम सवाल एटीएस द्वारा सीमा हैदर से पूछे गए। पाकिस्तानी सिम को क्यों तोड़ा, ये भी जानकारी उनसे ली गई। तो 6 पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्म तिथि 2002 क्यों लिखी है? क्या सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है? ये तमाम सवाल एटीएस ने सीमा हैदर से पूछे हैं। क्या सीमा सिर्फ सचिन के प्यार के लिए ही भारत आई थी या कोई और कारण है? तो लंबी पूछताछ ये एटीएस ने सीमा से किया। हालांकि इस बीच एटीएस जो पूछताछ करती हुई नजर आई, उसमें सीमा हैदर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंट होने का शक भी बना हुआ है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एटीएस ने सीमा हैदर से लंबी पूछताछ की है, क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और क्या ऐसी वजहें हैं जो सीमा हैदर पर पाकिस्तानी एजेंट होने का शक जता रहे हैं? देखिए, सीमा हैदर जब उत्तर प्रदेश पहुंची थी उसके बाद से नोएडा में लेकर उनको चर्चा थी कि वो सचिन से मिलने नहीं आई है। खासकर उनकी जो बातचीत का जो तरीका था, और वो कहीं से भी पाकिस्तानी एसेंट नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का बोलने का जो तरीका है, जो बातचीत का तरीका है, वो सीमा हैदर की बातचीत में बिल्कुल भी मेलजोल नहीं खाता था। इसी को लेकर पुलिस को शक था। पुलिस ने कल देर रात तक उनसे पूछताछ की। करीब 8 घंटे से ज्यादा सीमा और उनके पति सचिन से पूछताछ हुई है। नोएडा के सेक्टर 94 में जो एटीएस की इकाई है, वहां पर दोनों को ले जाया गया था। अलग अलग दोनों से सवाल पूछे गए। सीमा से पूछा गया कि क्या उनके भाई और चाचा, जिसका चर्चा है कि वो सूबेदार हैं, सेना में है पाकिस्तानी, क्या ऐसा सच है? इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। इसके अलावा वो जिस तरह से पहुंची हैं भारत, उनके पास बताया जा रहा है करीब 4 मोबाइल थे, लेकिन नेपाल में उन्होंने सारे मोबाइल के सिम तोड़ दिए और एक जो मोबाइल अपने पास रखा है उसकी भी चैटिंग डिलीट की है। यानी कि कई तरह के शक उनके ऊपर जाहिर हुए थे। इसके बाद
चर्चा ये भी थी कि जिस तरह से वो अपने आप को पांचवी फेल बता रही हैं, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही हैं, लोगों को जवाब दे रही हैं, मीडिया से लग रहा है कि पुराना नाता है, कद काठी रहन सहन उनका बिल्कुल फर्क नजर आता है। 4 बच्चों की मां है वो, लेकिन उनके भी जिस तरह से, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो बातचीत है वो कहीं से महसूस नहीं होती कि वो घरेलू औरत नहीं है। फिलहाल इस तरह के कई ऐसे सवाल थे जिनको आज एटीएस ने लंबी पूछताछ की थी और अब माना जा रहा है कि आज एक बार फिर उनको दोनों को हिरासत में लिया जाएगा और आज एक बार फिर उन दोनों से पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वो नेपाल के रास्ते आई, कई जगह उन्होंने देश बदले हैं। वो पहले पाकिस्तान से दुबई पहुंचे, दुबई से नेपाल और नेपाल के बाद वो भारत में पहुंचे। किन लोगों ने मदद की, आखिर उनके पीछे और क्या कोई और लोग हैं क्या? अगर वो सचिन के लिए ही अगर भारत पहुंची है तो क्या कुछ और लोगों की मदद ली है उन्होंने? पाकिस्तान से लेकर भारत तक उनके कौन ऐसे साथी थे जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाने में मदद की? ये बच्चे जो पहुंचे हैं, क्या इनको किसी तरह की कोई जानकारी है? कई तरह के सवाल अभी हुए हैं, लेकिन जो शक है जो सुरक्षा एजेंसियों को हुआ था वो उनकी मुख्य कारण उनकी बातचीत और उनके रहन सहन को लेकर था। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बताया कि वो इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची हैं, लेकिन उनके बातचीत में बिल्कुल भी कहीं से ऐसा महसूस नहीं होता कि वो पहली बार किसी दूसरे देश पहुंची हो या फिर वहां के लिए अनुकूल ना हो। भाषा में उनकी बिल्कुल भी उर्दू नजर नहीं आती, वो ठेठ हिंदी भाषा में बात करती हैं, जो कि कहीं पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत अपने आपको बता रही हैं, वहां के लोग अमूमन हिंदी बोलने में ही कतराते हैं, हिंदी में अच्छे निपुण नहीं होते हिंदी बोलने में। तो कई तरह के शक जाहिर होने के बाद ही उनसे इस तरह की पूछताछ की गई है। अब ये भी माना जा रहा है कि जिन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे उसको लेकर उनके ऊपर सख्ती भी की जा सकती है। और दूसरी बात, जो को जिस तरह से बताया गया, सूचना दी गई है, उसके बाद उनका पाकिस्तान का भी ब्यौरा खंगाला जा रहा है कि जिस तरह की बातें इन्होंने आके हिंदुस्तान में कही हैं कि पाकिस्तान के किस इलाके की रहने वाली थी और वहां पर इनका ये ठिकाना था, उसको भी खंगाला जा रहा है वहां से कि क्या जो ये बताया सच्चाई है उसमें, क्या पाकिस्तानी एजेंसियां इस बात की जानकारी देंगी कि वहां उनका ठिकाना मिला है, उनके परिवार की जो डिटेल है वो भी वहां पर मौजूद है वो लोग। तो ऐसे कई सवाल है जिनको अभी साफ करना होगा और सीमा हैदर से भी लंबी पूछताछ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, और कुल मिलाकर तौकीर क्या इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि सीमा हैदर पर जो शक है वो इस वजह से किया जा रहा है कि जो उनकी बोलचाल है या जो उनका रहन सहन है वो बहुत ही अलग माना जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो नेपाल से भारत में एंट्री भी करती हैं तो किस तरह से ये पूरी जो है ये प्रक्रिया की गई, कैसे उनको एंट्री मिली, अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट था तो किसकी मदद उन्हें मिली। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये हो सकता है। देखिए कि वो पहले पाकिस्तान से दुबई, दुबई नेपाल से फिर भारत, यानी कि कई उन्होंने ऐसे आयाम चुने जिसको एक जानकार व्यक्ति ही इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, नियमों का उल्लंघन हुआ है। भारत में एंट्री को जो उन्होंने सदस्य पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद वो भारत में पहुंची हैं बिना पासपोर्ट, यानी कि उन्होंने कई ऐसे नियमों को ताक पर रखा है, नियमों को धज्जियां उड़ाई हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल खड़े हुए हैं कि अगर इस तरह से लोग, पाकिस्तान के लोग अगर या किसी भी अन्य देश के लोग अगर इस तरह से एंट्री करने लग जाएंगे तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है भारत के लिए, क्योंकि वो आने वाला शख्स कौन है, कहां से आया है, इसमें तो एक प्रेम कथा जुड़ी हुई है, सचिन का नाम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जिस तरह कोर्ट में पेशी हुई और आसानी से उन्हें बेल भी मिल गई, तो जाहिर तौर पर भविष्य के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है ऐसे लोगों से। न जाने कौन किस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर के बारे में भी बताया जाता है कि इनके चाचा और भाई सेना में है, यानी कि सेना से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन भी अगर भारत की वहां तक जाती है, वहां के पाकिस्तान की एजेंसियों को दी जाती है, तो जरूर ये सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। फिलहाल ऐसे में उनके ऊपर सख्ती जरूरी थी, लेकिन शुरुआत में हिला हवाले जरूर की गई। मीडिया में जिस तरह की खबरें चली उसके बाद थोड़ा सुरक्षा एजेंसियां जरूर जागी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस तरह के सवाल पहले ही कर लेने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, बिना पासपोर्ट एंट्री की गई और उसके बाद जानकारी होने के बावजूद कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, इसके बावजूद उनसे उस तरह से कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई थी, तो जरूर ये सुरक्षा पर सवाल है। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कुशीनगर से बड़ी खबर, दवाइयों को जमीन में गाड़ने का मामला सामने आया है। जेसीबी से जमीन से दवाइयां जो हैं वो निकाली गई हैं। शिकायत पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। फार्मासिस्ट को सीएमओ ने निलंबित किया है और आगे की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। NH 28 पर स्थित ड्रग वेयर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मिली थी कि कुछ मिट्टी के नीचे थोड़ी बहुत दवाएं दबी हुई हैं, जिसको जेसीबी और ट्रैक्टर से निकाल के बाहर बेचा जा रहा है। तो मौके पहुंच के इन सारी चीज़ों को अभी जिलाधिकारी के पोजीशन में दे दी जा रही है
और सुबह ड्रग वेयर हाउस खुलवा के विस्तृत जांच जिले से कमेटी बनाई जा रही है, उससे विस्तृत जांच की जाएगी। तदनुसार जो भी गुण दोष के आधार पर कार्रवाई वो की जाएगी। जानकारी मिली थी कि कसिया ड्रग वेयर हाउस से कुछ दवाइयां जो हैं जिनको डंप किया गया है, तो मैं सुबह भी आया था, यहाँ पे देखा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी पता चला कि एक जेसीबी और ट्रैक्टर लगा वहाँ दवाइयाँ निकाली जा रही हैं। तो मैं मौके पर आया हूँ, एसडीएम कसिया भी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी दवाइयों को यहाँ से निकाला जा रहा था, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया है और तत्कालीन प्रभाव से इसमें प्रभारी जो फार्मासिस्ट है यहाँ पे उनकी लापरवाही प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए एक कमेटी बना के उसकी जांच कराई जा रही है।